नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक वर्चुअली होगी। दोपहर 12 बजे बैठक की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर इस बैठक में बात की जाएगी। कोरोना की गति को रोकने के लिए पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे और ये वर्चुअल बैठक काफी अहम साबित हो सकती है, जिसमें कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने पहले भी देश में कोविड की जमीनी हालात को समझने के लिए मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों के साथ कई बार बैठक की है और इस बार भी ये बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे बैठक की जाएगी वर्चुअली। पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से जुड़ेंगे और आज कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। की आशंका को देखते हुए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक होने वाली है और 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। बिहार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे और बिहार की तरफ से भी उन्हें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि बिहार में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है। जाहिर सी बात है, बिहार टेस्टिंग के मामले में हो उसमें उन्होंने देश में रिकॉर्ड बनाया है और खासकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, इसमें भी बिहार सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। तो इन तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी और स्वास्थ्य विभाग को पहले ही अलर्ट मोड में रखा गया है। तमाम चिकित्सकों से निगरानी रखने के लिए बोला गया है और टेस्टिंग हो इस पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों का समय रहते पता चल सके कि कोरोना की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। तो आज का बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने के लिए जो तमाम उपाय बिहार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी जानकारी देंगे और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ टिप्स मिलता है ये भी बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन मनीष जुनेरा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और पीएम मोदी की ये बैठक क्यों जरूरी है, आप ये भी जान लीजिए। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। विकराल रूप धारण करने से पहले ही सावधान हो जाना जरूरी है। देश और राज्यों में कोरोना के वर्तमान केस के बारे में अगर बात की जाए तो देश में फिलहाल 15,636 कोरोना के मरीज हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना के 19 मरीज हैं। झारखंड में 24 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिल्ली में 4,361 कोरोना के केस मिले। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 942 मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में 1,355 कोरोना के मरीज मिले हैं। हरियाणा में 1,922 कोरोना के मरीज मिले और केरला में 2,800 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यानी अगर आप देखें तो कुल मिलाकर कोरोना के केसेस अब एक बार फिर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जब स्थिति खराब हो उससे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और इसी को लेकर ये तैयारी पहले से की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि मास्क का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। बार बार आपको बताया जाता है कि जब भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर निकलें। 2 गज की दूरी का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। भीड़ वाले इलाके में अगर आप जाते हैं तो 2 गज की दूरी बनाकर रखें। वैक्सीन जरूर लगवा लें। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जरूर लगा लें। साफ सफाई का खास ध्यान रखें और भीड़ में जाने से बचने की कोशिश करें। और अगर आपको बुखार या फिर सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप डॉक्टर से जरूर मिल लें। ये कुछ ऐसे तमाम एहतियात हैं जो आप खुद से बरत सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी विधायक और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार की रात पटना में अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर ही रुके। यहां पर उन्होंने अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी से तेज प्रताप ने कई मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही है, जिसको लेकर ये मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बात से अभी पर्दा नहीं उठ पाया कि तेज प्रताप यादव मान गए हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी ने तेज प्रताप यादव के आक्रोश को अपनी आंचल की छांव से खत्म कर दिया है। राबड़ी देवी के कहने पर तेज प्रताप यादव कल शाम अपनी मां के सरकारी आवास पहुंचे और अपनी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया और इसके बाद राबड़ी देवी ने अपने हाथों से तेज प्रताप को खाना भी खिलाया। खाना खाने के बाद तेज प्रताप काफी देर तक अकेले अपनी मां राबड़ी देवी से बात भी करते रहे और फिर अपनी मां के कहने पर ही अपने घर से अपनी जरूरत की चीजों को लेकर वापस अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर ही लौट आए और फिलहाल वो अपनी मां और छोटे भाई तेजस्वी समेत घर में मौजूद लोगों के साथ हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि तेज प्रताप अपने पिता लालू के पटना आने तक 10 सर्कुलर रोड स्थित अपनी मां के घर में ही रहेंगे। लालू यादव को बेल मिलने के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राबड़ी देवी के आवास के बाहर की 10 नंबर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और खबर है कि बहुत जल्द लालू यादव भी इस आवास में आकर रहने वाले हैं। और उसके पहले एक अच्छी खबर यह है कि पूरा लालू परिवार अब एक साथ एक घर में दिखेगा। तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर आकर रह रहे हैं और तेजस्वी यादव पहले से यहाँ रहते हैं, राबड़ी देवी भी यहीं रहती हैं। अब लालू यादव आएंगे तो पूरे परिवार जब एक साथ दिखेगा तो एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। और राजद के लिए भी एक बड़ी खबर है, कि राजद की पूरी कोशिश है कि एकजुटता दिखाया जाए और एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो तेज प्रताप यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राबड़ी देवी हों, लालू यादव जब एक घर में रहेंगे तो एक अच्छा मैसेज पहले से ही चला जाएगा और ये मैसेज चला भी गया है क्योंकि कल देर रात राबड़ी देवी के आवास में तेज प्रताप भी आकर रहने लगे हैं और लालू यादव के आने के पहले पूरा परिवार में एकजुटता कई तरह के संकेत देगा। और जाहिर सी बात है राजद के लिए भी बेहद उत्साह वाली खबर है कि राजद अब पूरे ताकत से और पूरी शक्ति से अपने आगे की रणनीति बनाएगा। लेकिन उसके लिए अच्छी बात है कि जब पूरा परिवार एक साथ दिखेगा तो इसका संदेश पूरे बिहार में भी जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने सरकारी आवास पर कल तक रहते थे, लेकिन अब 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का आवास है वहां शिफ्ट कर गए हैं। तेज प्रताप के आवास से देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। ये आवास है तेज प्रताप का जो 2M स्टैंड रोड में अवस्थित है। यह उनका सरकारी आवास है जो कल तक तेज प्रताप यादव यहीं पे रहा करते थे, लेकिन कल रात जो है अपने सारे सामानों के साथ 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है जहां पे उनकी मां राबड़ी देवी रहती हैं, तेजस्वी यादव अधिकतर समय जो है वहीं पे रहते हैं, लालू प्रसाद यादव जब भी आते हैं उसी घर में रहते हैं, वहां पे तेज प्रताप यादव जो है वो शिफ्ट कर गए हैं और परिवार के साथ अब रहे हैं। पिछले दिनों कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए, काफी नाराजगियां भी उन्होंने जाहिर की, यहां तक कि उन्होंने इस्तीफा देने की बात कह डाली। लेकिन उसके बाद जिस ढंग से आरोप लगे मार पिटाई करने के उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगे, तमाम बातों से इतना नाराज हुए कि उन्होंने ये कह दिया कि इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो जानकारी मिले उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं उन्होंने कहा है कि परिवार के साथ रहने के लिए, और यही नतीजा है कि तेज प्रताप यादव अपने तमाम सरकारी आवास से सामानों के साथ 10 स्टेम रोड जो है 10 सर्कुलर रोड वहां पे शिफ्ट किया है और अब राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप के साथ ही वहां पे रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी मां और पत्नी के साथ राबड़ी आवास में ही रहते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को एक पोलो रोड स्थित बंगला आवंटित है। आखिर उस बंगले में क्यों नहीं रहते हैं तेजस्वी यादव, बता रही हैं हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी। ये पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास है। हम इस वक्त इसी आवास के बाहर खड़े हैं, आप तस्वीरों में देखिए। हालांकि तेजस्वी यादव जो है वो अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी आवास पे ही रहते हैं, उनके आवास पे ही है साथ में काफी लंबे समय से। और यहाँ नहीं रहने की एक बहुत बड़ी वजह भी रही है उनकी, क्योंकि जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे उस वक्त ये उस बंगले में रहते थे और इस बंगले को लेकर के एक काली सच्चाई कही जाती है। वो सच्चाई ये है कि इस बंगले में जो भी रहता है वो डिप्टी सीएम की कुर्सी से आगे बढ़ ही नहीं पाता है। इसी वजह से तेजस्वी जो है यहाँ पर बहुत कम रहते हैं। वो अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पे ही रहते हैं। और इस बार जो है कल बीती रात जैसे कि तेज प्रताप यादव जो है अपने साजो सामान के साथ राबड़ी आवास पहुंच गए हैं और काफी लंबे अरसे के बाद जो पूरा लालू परिवार है वो एक साथ
राबड़ी आवास में मौजूद है और कमी है तो सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। तो ऐसे में हर कोई ये कयास लगा रहा है कि लालू यादव कब आएंगे और जो राबड़ी आवास है वो एक बार फिर से गुलजार होगा और पूरा लालू परिवार जो है वो एक ही साथ रहेगा। तो इस वक्त जो ये तेजस्वी यादव का आवास है, इसको लेकर के ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत कम रहे हैं तेजस्वी और बहुत कम ही आते भी हैं। इस मकान को लेकर के कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई थी, क्योंकि पहले ये डिप्टी सीएम का आवास हुआ करता था। जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे उस वक्त वो यहाँ पर रह चुके हैं, और जब ये इसको नेता प्रतिपक्ष का आवास बनाया गया तो उसके बाद काफी सारी कानूनी लड़ाइयां हुई, जिसके बाद जाकर के ये बंगला जो है तेजस्वी को अलॉट हुआ था। और अलॉट होने के बाद भी वो इस बंगले में बहुत कम रहते हैं, और इसकी वजह यही है क्योंकि ये एक काली इसकी सच्चाई रही है इस मकान की कि इस मकान में जो भी रहा है वो डिप्टी सीएम से आगे बढ़ नहीं पाया है। तो इस बार देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से लालू परिवार जो है एक साथ एकजुट होगा राबड़ी आवास पर, और क्या कुछ वहां पर चहल पहल दिखाई देगी। न्यूज 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ पटना। और राबड़ी आवास से हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए बीते कुछ दिनों में आरजेडी के अंदर बहुत ही ज्यादा उठापटक हुई, खास तौर पर तेज प्रताप यादव केंद्र बिंदु में थे। उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, एक बड़ी बात सबके सामने उन्होंने ट्विटर के जरिए रखी। लेकिन अब जब वो राबड़ी देवी से मिले, अभी वहीं पर रुके हुए हैं, तो क्या लगता है तेज प्रताप यादव को मना लिया गया है? जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से उन्हें मना लिया गया है और तमाम परिवार के लोगों की उनसे बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि जो पिता लालू प्रसाद यादव हैं उन्होंने खुद बात की है तेज प्रताप यादव से, और यही कारण रहा है कि उन्होंने इन तमाम राजनीतिक जो सरगर्मियां रही हैं पिछले दिनों, इस्तीफा देने की बात करके, नाराजगी जताने की बात करके, बावजूद उसके कल अपने सारे सामानों के साथ जो है वो 10 सर्कुलर रोड जो है राबड़ी आवास यहाँ पे वो पहुँचे हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि वर्षों बाद ये ऐसा माहौल होगा आरजेडी के लिए कि जहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं उनको जमानत मिल गई है, आने वाले कुछ दिनों में वो पटना पहुँचेंगे, लेकिन उनके पटना आवास पे पहुँचने से पहले ही तमाम पूरा जो परिवार का सदस्य है वो एक साथ दिखाई पड़ेगा। ये एक राजद परिवार के लिए, लालू परिवार के लिए और राजद पार्टी के लिए कहीं एक बेहतर संदेश है। अभी सबसे अच्छी बात जो देखी जा रही है कि सुबह सुबह तेज प्रताप यादव जो हैं अपनी माँ राबड़ी देवी के साथ उन्होंने नाश्ता किया है। तो एक कह सकते हैं कि बहुत समय के बाद एक माहौल ऐसा बना है इस परिवार में कि तेज प्रताप अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, साथ में नाश्ता कर रहे हैं, और ये एक ढंग से कहे कि जिस ढंग से विपक्ष जो है लगातार उसे मौके मिलता रहा है सवाल खड़ा करने का, उन सवालों पर भी ये एक ढंग से विराम लगाने का काम करेगा। जी बिल्कुल रवि, ये भी बताया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने पहले भी अपने नरमी के संकेत दिए थे, उन्होंने बताया कि अब वो जनशक्ति यात्रा निकालेंगे, इसके अलावा जनता दरबार भी लगाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से उन्हें आश्वासन उनकी तरफ से या उनके परिवार की तरफ से शायद मिला है, उन्हें मना लिया गया है, तो इसलिए वो इस तरीके के कार्यक्रम अब आगे करने वाले हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए तेज प्रताप जिस मिजाज के हैं, वो जब भी कोई ऐसी बात राजनीतिक रूप से होती है या व्यक्तिगत रूप से जब उन्हें आहत होता है तो बड़े फैसले लेते हैं, वो सुनाते हैं। और इसी के तहत जब उन पे आरोप लगे कि जो कार्यकर्ता ने उन पर आरोप लगाया कि उनके साथ बंद कमरे में मारपीट हुई है, उन्होंने सीधा ये बात कही कि ये जो आरजेडी में कुछ लोग हैं उनके द्वारा ये करवाया गया है, और उनकी शह पर ये बातें कही जा रही है। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा तक की बात कही, यहाँ तक कि जनशक्ति यात्रा निकालने की बात कही और जनता दरबार लगाने की भी बात कही है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो जनता दरबार लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या जनशक्ति जो यात्रा है वो निकालेंगे। बिल्कुल रवि, और देखना होगा कि जिस तरीके से अब बातचीत हो रही है, जिस तरीके से राबड़ी देवी ने पहल की है, उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की है, तो देखते हैं अब आगे आरजेडी में सब कुछ सामान्य होता है या नहीं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे गर्मी के प्रचंड प्रहार की। बिहार में
मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार समेत 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। पछुआ हवा के चलते गर्मी से अभी राहत की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकलें, नहीं तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती चली जा रही है, गर्मी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है, उस वजह से लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी कर दिया है। 72 घंटे के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। जबरदस्त गर्मी पड़ी और मौसम विभाग के माने तो आने वाले 2 दिनों तक अभी ऐसे ही गर्मी झेलनी होगी। और राजस्थान से जो पछिया हवा चल रहा है उसकी वजह से जबरदस्त गर्मी पड़ी और कल बक्सर में लगभग तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था। राजधानी पटना की स्थिति ये थी कि लगभग 44 डिग्री के आसपास पटना का तापमान था। तो जाहिर सी बात है जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और लोग बेहद परेशान हैं। और राजस्थान से जो पछुआ हवा चल रहा है उसी वजह से बिहार के कई इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। और मौसम विभाग ने लेकिन एक अच्छी बात ये बताई है कि आने वाले 2 दिनों के बाद पूर्वा हवा चलने की उम्मीद है। और जाहिर सी बात है जब पूर्वा हवा चलती है तो मौसम में गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। तो आने वाले 2 दिनों तक आपको ऐसे ही गर्मी झेलनी होगी। 2 दिनों के बाद जब पूर्वैया हवा चलेगा तब आपके शहर के साथ साथ पूरे बिहार में मौसम की स्थिति में सुधार हो सकता है। तो 2 दिनों तक तैयारी में रहें कि घर से जब बाहर निकलें तो पूरे बचाव के साथ निकलें, क्योंकि आपको लू लगने का खतरा है। स्कूलों में भी टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। तो 2 दिनों तक आपको गर्मी झेलनी होगी। 2 दिनों के बाद जब पूर्वा हवा चलेगा तो आपको राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं बिहार में आज के तापमान की बात की जाए तो आज भी तापमान 40 से ऊपर ही रहने का अनुमान है। अब आपको प्रमुख शहरों के तापमान के बारे में बताते हैं कि आज किन किन शहरों में कैसा तापमान रहने वाला है। शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से। पटना में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हुए बात गया की। गया में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। दरभंगा में हमें आज 40 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं भागलपुर में आज 40 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 2 भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। औरंगाबाद के पूर्व सीओ बसंत कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं अजीमाबाद के पूर्व थाना अध्यक्ष कृपा शंकर शाह के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। सीओ बसंत कुमार के 2 ठिकानों पर वैशाली और पटना आवास पर छापेमारी चल रही है। तो वहीं सीओ बसंत के यहां आय से 119.8% अधिक संपत्ति मिली है। थानेदार की बात की जाए तो थानेदार के यहां से 54.14% अधिक संपत्ति मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है और क्या कुछ अभी तक बरामद हो पाया है? बिल्कुल, जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई के स्रोतों से, उसके अनुसार 8 बजे सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है। और बसंत कुमार राय और कृपा शंकर शाह, ये दोनों जो सरकारी सेवक हैं, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। और आरोप है कि इन्होंने बालू के अवैध उत्खनन और गैर कानूनी व्यापार में अपना सहयोग दिया है और बालू माफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार के राजस्व की क्षति पहुंचाई है। और इसी को लेकर इनके 4 ठिकानों पर जो बसंत राय हैं, इनके वैशाली के लालगंज में छापेमारी चल रही है और पटना में इनका वेस्ट पटेल नगर में आवास है, वहां पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा कृपा शंकर शाह जो है, इनके पैतृक आवास बेगूसराय में छापेमारी चल रही है और पटना में रामकृष्ण नगर इलाके में इनका आवास है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और इन पर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के यथा संशोधित धारा 218 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए संजय। वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज के दिव्यांग रमेश यादव 80 बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं।
दिव्यांग होने के बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो शारीरिक दुर्बलता आड़े नहीं आ सकती है। इसका उदाहरण है गोपालगंज के विदेशी टोला गांव के रमेश यादव। ये शरीर से तो दिव्यांग है, पर इनके हौसले बुलंद हैं। दिव्यांग रमेश 80 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। 16 साल की उम्र में रमेश पूरी तरह से दिव्यांग हो गए। इनके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। बावजूद उन्होंने अपनी अक्षमता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जी, मैं 2016 से पढ़ाना चालू किया हूँ, 16-17। इसके मैं पढ़ाना अपने गांव के बच्चों को चालू किया। देखा मेरे गांव के बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तो मैंने 2 बच्चों को पहले पढ़ाया, ठीक है, बुलाया, उनको पढ़ाया। जब मेरे पढ़ाई उनको अच्छा लगा तो 2 से 10 हुए। आज मेरे पास 80 बच्चे हैं और मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, उन सबसे पैसा नहीं लेता हूँ। जो इसको लगता है कि फीस सर को फीस देना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ नहीं बाबू, तो बुक वुक ला के दे देता है लो, तो मैं उसके माध्यम से वो सब दूसरे बच्चों को भी पढ़ा देता हूँ। रमेश का सपना था कि वे सोल्जर बने, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। इसलिए गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनकी तरह किसी भी बच्चे का सपना नहीं टूटे। दिव्यांगता को कमजोरी समझने वाले लोगों को रमेश से सीख लेनी चाहिए। गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।